आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का 7th लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और ये लेक्चर नीट वाले बच्चों के लिए आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, इसमें हम लोग एक दो पॉइंट इक्विलिब्रियम से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर एनसीईआरटी के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हेडिंग डालिए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम 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 दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरे को बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब कि दोनों इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम को कंप्लीट इक्विलिब्रियम कहते हैं। वर्क पावर एनर्जी के साथ ट्रांसलेशनल मोशन खत्म होता है और इसी वजह से यहां पर हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का ज्यादा यूज रोटेशन वाले फोर्स में मिलता है। अभी मैं खाली बता दूंगा कि उसका कंडीशन क्या होता है, बाकी उस कंडीशन के बारे में आगे पढ़ना है। तो इक्विलिब्रियम दो तरह का, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में किसी बॉडी को तब कहते हैं जब उस पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। जब उस पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तब कहते हैं जब उस पर नेट टॉर्क जीरो हो। ये क्या लिखा हुआ है, नेट टॉर्क इज जीरो। अब ये टॉर्क क्या होता है हम लोग समझेंगे रोटेशन में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, अभी बस याद रखिए। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब कहते हैं, जब नेट फोर्स जीरो। और अब हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे डिस्कशन करेंगे। एक फॉर्मूला होता है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच। एक फॉर्मूला होता है किसके बीच, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच, और वो फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू माइनस du बाई डी आर। F इज इक्वल्स टू माइनस du बाई डी आर। यहां पे U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है जिसका एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा, और F क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ऑब्वियस बात है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट किसके वजह से डिफाइन होता है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। ठीक, कैसे क्वेश्चन कभी कोई आपसे ऐसे पूछेगा कि एक रीजन है और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला दिया हुआ है a बाय आर स्क्वायर माइनस बी बाय आर क्यूब, जहां पे a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, ऐसा दिया हुआ है। और आपसे पूछेगा फाइंड इक्विलिब्रियम, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां पे ना r कर देना और यहां पे r स्क्वायर। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, आपसे क्या पूछा जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछा जाएगा। तो ये देखिए u दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ r, r मतलब डिस्टेंस वेरिएबल, इसकी जगह r की जगह x भी रह सकता है, r की जगह x भी रह सकता है, y भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो आप फोर्स निकालेंगे माइनस du बाय डी आर करके, माइनस du बाय डी आर करके, मतलब माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u। और u कितना लिखा हुआ है देखिए, a इंटू आर का पावर माइनस वन माइनस b इंटू आर का पावर माइनस वन। ठीक है, तो देखिए फोर्स क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस, अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, देखिए a तो कांस्टेंट, r का पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन, तो पावर बाहर आ गया, माइनस वन बाहर आ गया और एक पावर घट जाता है तो माइनस टू। तो यहां देखिए माइनस b लिख दिए इंटू r का पावर माइनस टू, तो माइनस टू बाहर इंटू r का पावर माइनस थ्री। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अभी यहां पे क्या है, इक्विलिब्रियम है। देखिए फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम कब कहते हैं, जब फोर्स क्या हो, जीरो हो। मतलब इस फोर्स को क्या कर देंगे, जीरो। फॉर इक्विलिब्रियम F इज इक्वल्स टू जीरो, तो F को जीरो पुट कर देंगे, ये हो गया माइनस
ये वाला हो जाएगा माइनस ए बाय आर स्क्वायर और ये माइनस प्लस 2b बाय आर क्यूब। ये माइनस उधर जाके खत्म हो गया, ये वाला टर्म को उधर भेज दीजिए, तो a बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b बाय आर क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए a आर क्यूब माइनस 2b आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको उधर भेज दिए और इसको उधर भेज दिए पूरा, इसमें आर स्क्वायर कॉमन है तो ए आर माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0। समझ पा रहे हो लोग? तो दो चीज का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर ये 0 हुआ तो r का वैल्यू क्या हो गया 0। आर स्क्वायर का वैल्यू 0 कब होगा जब r का वैल्यू 0 होगा, या फिर ये 0 तो मतलब ए आर माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0, तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2b बाय। तो ये दोनों पॉसिबल आंसर होंगे, दो जगह इक्विलिब्रियम हो सकता है, r इज इक्वल्स टू 0 पे या r इज इक्वल्स टू 2b बाय a पे। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना है खाली कि इक्विलिब्रियम कब कौन सा होता है और कैसे निकालते हैं। तो ये दो फॉर्मूले याद रखेंगे। इक्विलिब्रियम कब होता है जब नेट फोर्स 0 हो और फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस du बाय dr। यू क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इस पे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, बहुत फेमस ऐसे सवाल पूछते हैं, ठीक। अब जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है या जो इक्विलिब्रियम भी होता है वो तीन तरह का होता है। इक्विलिब्रियम कितने तरह का होता है? तीन तरह का, टाइप्स। और इस टाइप का बेसिस है कि उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के बाद क्या हो रहा है ये देखना। और इसको जब देखते हैं तो पता चलता है कि इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है। कितने तरह का? तीन तरह का। इस बात को एक ऐसे समझिए, ये एक बच्ची है वंदना, ये मेरे पास डाउट पूछने आए, ठीक। हम बोले जाओ डाउट नहीं बताएंगे, वक्त अभी बिजी है तो दूसरा क्लास है, चली गई। कुछ देर बाद जब मेरा क्लास खत्म हुआ फिर ये वापस डाउट पूछते हैं, फिर हम बोलेगा नहीं दूसरा क्लास में बहुत बिजी है, फिर चले गए। फिर कुछ देर बाद या अगले दिन ये वापस से डाउट पूछने आई और हम डाउट बता दिए। ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इक्विलिब्रियम इसके डाउट को पूछना, मान लीजिए उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, तो उसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, यहां सर से हमको डाउट पूछना है। मैंने क्या किया इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, नहीं बताएंगे बिजी हैं, ये चली गई, मतलब इसका इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। लेकिन इसका इक्विलिब्रियम ऐसा है कि वापस से डाउट पूछने आए, मतलब वापस से इक्विलिब्रियम अचीव किया। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब कि किसी पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से, वो इक्विलिब्रियम पे है, उस पर नेट फोर्स 0 है, उसको जैसे ही आप डिस्प्लेस करेंगे तो जहां वो डिस्प्लेस्ड होके गया वहां पर से वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जहां पे वो था वहां पर तो नेट फोर्स 0 था, लेकिन जैसे ही उसको डिस्प्लेस करके जहां रखे वहां पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इक्विलिब्रियम की तरफ लग रहा होगा। तो जैसे ही वहां छोड़ोगे उस पर फोर्स तो इधर लग रहा था, वो वापस से चल के इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और यह तब होता है जब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब मान लो वंदना के पास बहुत पैसा होता, करोड़ों रुपया या करोड़ रुपया छोड़ो, अभी की उम्र में 5,000 रुपया होता, बहुत है, तो 5,000 रुपया ही अगर होता तो ये थोड़ी डाउट पूछने आती, तो न्यूक्लियस मॉल चल जाती खाना खाने या पिक्चर देखना, है ना। इक्विलिब्रियम को जैसे डिस्टर्ब करते ये और तुमने बड़ मास्टर नालायक एकदम डाउट नहीं बताता, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब? कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे ये डाउट पूछने आई, बहुत बोलने के बाद उसका हम बोले कि नहीं बहुत बिजी है, जाओ। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किए, बोला डोंट गो टू टीचर, ही इज वेरी इडियट, है ना, he does not teach us anything। और उसके बाद पैसा बहुत था तो कहां चली गई? न्यूक्लियस मॉल घूमने। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस किया जाए अगर पार्टिकल को तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम से और दूर चला जाए, ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। और ऐसा कब होता है? जब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तीसरा इक्विलिब्रियम होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीसरा इक्विलिब्रियम न्यूट्रल। जैसे मान लो वंदना मेरे पास डाउट पूछने आई, हम बोले कि नहीं अभी बहुत बिजी हैं, क्लास है, उसने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, दूसरे सर के पास चले गए, दूसरे के पास डाउट पूछ लिया। मतलब वैसा इक्विलिब्रियम जिसमें जहां पे बॉडी इक्विलिब्रियम में था वहां से डिस्प्लेस किए, डिस्प्लेस करके जहां रखे वहां पे वो नया इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, वहीं पे वो रहेगा।
ब्लॉक रखा हुआ है, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, वो ब्लॉक का नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम है ना, उस ब्लॉक को उठा के यहां रख दिया तो वहां पर भी mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, वो इक्विलिब्रियम में है। पहले भी इक्विलिब्रियम में था, बाद में भी, वो पहले वाले इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा अभी, लेकिन जहां पे उसको रखे हैं वहां पे भी वो नया इक्विलिब्रियम गेन कर लिया है। ऐसे इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। ये तीनों टाइप क्या है, जल्दी से लोग लिख लेते हैं। पहला टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या कहेंगे? इफ पार्टिकल is displaced from such equilibrium, comma, it comes back again at the equilibrium, and in this case potential energy is minimum. सेकंड कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। इसमें लिखेंगे if particle is displaced from such equilibrium, it goes away from the equilibrium. अब मैं EQ लिख देता हूं इक्विलिब्रियम के लिए, and in this case potential energy is maximum. और थर्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में if the particle is displaced from equilibrium, comma, it achieves new equilibrium at displaced position, जहां डिस्प्लेस करके रखे वहां पे वो नया इक्विलिब्रियम बना लेता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर इन सारी बातों को मैं ग्राफिकली समझाऊं एक ग्राफ के हेल्प से, ये मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच का ग्राफ है, और मैं कुछ भी ग्राफ ले लेता हूं, कुछ मान लीजिए ऐसा ग्राफ है। ऐसा ग्राफ है मान लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम सी, इस पॉइंट का नाम डी। ठीक है, ये कौन सा चीज का ग्राफ दिया हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच का ग्राफ। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, ये जो du by dr है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्लोप। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ, यू और आर के बीच का जो ग्राफ होगा उसका स्लोप को ही du by dr कहेंगे। मतलब फोर्स जो होता है वो स्लोप का निगेटिव होता है, और इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स को क्या जीरो होना है? जीरो। मतलब इसी टर्म को क्या होना है? जीरो। ऐसा कब होगा? जब स्लोप जीरो हो। और स्लोप जीरो कब होता है? जब वो जो टेंजेंट ड्रॉ करे वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप जीरो होता है। तो देखिए कहां का स्लोप जीरो होगा? यहां पर, ये देखिए पैरेलल लाइन बनेगा यहां पर और यहां पर। मतलब अगर इस ग्राफ में पूछा जाए कि कहां कहां इक्विलिब्रियम है तो क्या कहेंगे? बी, सी और डी पर क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैसे पता करते हैं? समझ में आ गया? वहां पे जो टेंजेंट होना चाहिए वो एक्स एक्सिस के, मतलब आर वाले एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ठीक, अब एक जगह एनर्जी मैक्सिमम होगा, एक जगह मिनिमम होगा। तो देखिए यहां पर एनर्जी क्या है? मिनिमम। यहां पे एनर्जी क्या है? मिनिमम है, इसलिए कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा।
ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और यहां पे कैसा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल, क्योंकि यहां पे एनर्जी मैक्सिमम है। देखिए जब भी हम लोग मिनिमम मैक्सिमम कहते हैं तो वो अपने आसपास के कंपैरिजन में, अपने आसपास के कंपैरिजन में, और यहां पर ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। अब यह समझिए, मान लीजिए एक पार्टिकल यहां पे था, इसके पास 50 जूल एनर्जी था, 50 जूल, बहुत कम एनर्जी था और ये बहुत खुश फील कर रहा था, स्टेबल था। जैसे हम इसको डिस्प्लेस करके यहां लाएंगे, इसके पास 70 जूल एनर्जी हो जाएगा, इसको अनस्टेबिलिटी फील होने लगेगा, बेचैनी महसूस होने लगेगा। तुम्हारे पास 50 रुपया हो, तुमको 1 करोड़ रुपया हम दे दें, तुमको नहीं लगेगा क्या खरीदने, मतलब ना शूज खरीदे कि स्वेटर खरीदे पता ही नहीं चलेगा, मतलब कंफ्यूज हो जाता है इंसान। देखो शादी ब्याह के दिन में महिलाओं को, शादी ब्याह के पहले लेडीज लोग को देखो 3, 4, 5 महीना से तैयारी शुरू हो जाता है। अरे फलाना वाला मौसी के लिए वो साड़ी खरीदना है, तो उसके लिए उनको समझ में नहीं आता इतना पैसा देकर कहाँ खर्चा किया जाए, है ना। इसके लिए कान का ये, तो उसके लिए नाक का ये, जिंदगी का सारा शॉपिंग कर लेना। कई मामलों में तो दहेज इसलिए भी आज तक वैलिड है क्योंकि घर की बेटियों के लिए दहेज लोग दे या ना दे, लेकिन मम्मी पापा लोग का ज्यादा इंटेंशन होता है कि दहेज तो लेना ही लेना है, दहेज तो देना ही देना है। इसीलिए दहेज प्रथा को बहुत तरह से नहीं हटाया जा रहा है। अब जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरा मन कभी ना करेगा, लेकिन मेरे पापा मम्मी को रोक नहीं पाएंगे हम कि वो दहेज ना ले, बहुत मुश्किल होगा उनको समझा पाना। सिमिलरली जो लड़की वाले की तरफ से होते हैं, उनके पापा मम्मी को समझा पाना बहुत मुश्किल होगा कि दहेज नहीं देना है। वो तो बोलेंगे दे हम देंगे, और इसका एक मेन रीजन होता है कि जो महिलाएं हैं उनको शॉपिंग करने का मौका मिले, अनस्टेबिलिटी आ जाता है उसको पैसा। ये फैक्ट है, मतलब लड़कियों को बुरा नहीं मानना, सोनाली बुरा नहीं मानना, ये नेचर का नियम है। नेचर ने कुछ चीजें दे के भेजी हुई, हालांकि इसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं और मैं उन सारे एक्सेप्शंस का कदर करता हूं। खैर, तो जैसे ये पार्टिकल को यहां से डिस्प्लेस करेंगे, ये तो पहले स्टेबिलिटी गेन किया हुआ था, यहां जाके इसका मूड खराब हो जाएगा, बहुत टेंशन में रहेगा, बोलेगा बढ़िया जिंदगी चल रहा था, कहां इतना पैसा आ गया मेरे पास। तो ये वापस से क्या चाहेगा? यहां आने के लिए चाहेगा, और इसीलिए ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है। अब देखो यहां पे था ये बहुत पैसा वाला आदमी, ठीक, मुकेश अंबानी, उसको जैसे ही डिस्प्लेस किए बगल में आया, देखा अरे हमारा पैसा कम हो गया, लेकिन हमको ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, ज्यादा स्टेबिलिटी फील हो रहा है, ओ माय गॉड आई विल डू इट मोर, दिल मांगे मोर, तो ये और नीचे आ जाएगा, और एनर्जी कम हो रहा है, और अच्छा फील हो रहा है भाई, और दूर, मतलब इक्विलिब्रियम पे था लेकिन इक्विलिब्रियम से ये दूर जा रहा है, ऐसे इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं? अनस्टेबल। और ये वाला के साथ देखिए बड़ी नाइंसाफी है, इसको थोड़ा डिस्प्लेस किए, मतलब क्या ही फर्क पड़ता है भाई, पहले भी जैसे हालत में थे अभी भी वैसे ही हालत में। जैसे अभी कुछ दिन पहले बजट रिलीज हुआ है ना, आधे लोग को पता भी नहीं, अच्छा बजट में ऐसा कुछ होता है, मतलब जैसे घर में मंथली पैसा आता है तो मम्मी पापा लोग या हम लोग जैसे अब कमाने लगे तो एस्टिमेट करते हैं कि इस मंथ का इतना इनकम है और इतना जगह जगह खर्चा करना है, इतना सेविंग करना है, ये सारा चीज एस्टिमेट करते हैं। वैसे पूरे देश का एस्टिमेट किया जाता है, उसको बजट कहते हैं। तो बजट आता है तो कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, अरे बहुत खतरनाक बजट है, जो सरकार के प्रो होते हैं वो कहेगा अरे बहुत खतरनाक बजट है, एकदम सरकार ने तो हिला दिया, एकदम हम तो माला माल हो जाएंगे, ठीक। कुछ लोग अगेंस्ट होते हैं कि सरकार एकदम घटिया बजट है, ऐसा बजट तो किसी कभी नहीं देखे थे, इतना घटिया बजट है, किसी काम का नहीं है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है, क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे पास जितना था उतना ही रहेगा। तो ये वाले न्यूट्रल में है, बगल में आए कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए बोलेंगे कि पहले भी जैसा था वैसा ही यहाँ भी फील हो रहा है, तो काहे वापस जाए, समझ रहे हैं? तो ये 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इतना ही डिस्कशन आपको इक्विलिब्रियम के बारे में जान के रखना है। तो ये एक टॉपिक वर्क बाय एनर्जी मुझे पढ़ाना था, जो कि यहाँ मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग आज एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और इसी के साथ नीट के लेवल का और स्कूल लेवल का वर्क बाय एनर्जी समाप्त हो जाएगा। फिर अगर आपको मन करे थोड़ा सा एडवांस पढ़ने का, तो उसके बाद जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे उसमें पैकेज के हम लोग जेईई एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे, एचसीवी क्वेश्चन करेंगे, तो नीट वाले बच्चे उसको कर सकते हैं, बाकी जेईई वाले बच्चों के लिए तो करना ही करना है। ये लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी करेंगे और एनसीईआरटी में कुछ सवाल इसमें बहुत अच्छे हैं
मैं उन कुछ सवालों को आपको करवा दे रहा हूं, इनको अच्छे से करिए ताकि अगर यही सवाल या ऐसा सवाल आपके एग्जाम में फिर आता है तो आप उसको कर सकते हैं। देखिए इसमें एक एक सवाल मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि कुछ सवाल मैं ऑलरेडी वैसा करा चुका हूं। जैसे एग्जाम्पल 1 है तो आप ये घर में कर लेंगे, एग्जाम्पल 1 है 6.1 जो है। इस तरह 6.2 6.3 ये सब घर में कर लेंगे। मैं 6.4 करा रहा हूं क्लास में, तो मैं यहां होमवर्क में लिख देता हूं एग्जाम्पल्स में 6.1 6.2 6.3 अभी तक ये होमवर्क में चल रहे हैं और 6.4 हम क्लास में लिख रहे हैं अभी, और ये आप लोग क्लास में ट्राई करेंगे। देखिए इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन a police officer fires a bullet of mass 50 gram with speed is equals to 200 meter per second on soft plywood of thickness 2 centimeter full stop. The bullet emerges with only 10% of initial kinetic energy. 10% of initial kinetic energy. Full stop. What is the emergent speed? What is the emergent speed of bullet? ट्राई कीजिए सब लोग, बहुत आसान सवाल है ये और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपसे बनना चाहिए। 6.5 ग्राफ के ऊपर है और ऐसा ग्राफ मैंने क्लास में करा दिया था, इसलिए 6.5 भी आपके लिए होमवर्क में रहा, आप इसको कर लेंगे। इसके बाद 6.7 में यहां 6.6 में यहां लिख रहा हूं, एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का जो मास है वो 1 kg है और इस ब्लॉक का इनिशियल स्पीड, ये ब्लॉक का इनिशियल स्पीड जो है u वो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो सरफेस है ये सरफेस रफ है, मतलब इसमें फ्रिक्शन है और ये जो फ्रिक्शन है ये कहां से कहां तक है तो उसका रेंज दिया हुआ है कि भाई ये जो लेंथ है ये है x इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर, यहां से लेकर के मान लेते हैं यहां तक, ये है x इज इक्वल्स टू 2.01 मीटर, यहां तक फ्रिक्शन है और इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F रेजिस्टिव लिखा है इसका नाम, F रेजिस्टिव, ये फोर्स है -k/x, मतलब ये फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है जो कि इस पे लग रहा है और ये कहां से कहां तक लग रहा है, जब x की वैल्यू 0.1 से लेकर के 2.01 तक वेरी करती है। और आपसे पूछा गया है कि अगर k की वैल्यू 0.5 जूल है तो बताइए what is final kinetic energy and speed of block as it crosses rough patch। जब ये रफ पैच जो कि यहां से यहां तक था, इसको जब क्रॉस करके आगे बढ़ेगा तब उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी और स्पीड कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए एकदम ध्यान दे करके बनाएंगे आप लोग, ठीक है। ट्राई कीजिए पहले और फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।
देखिए आप लोग के पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 मिनट और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 7 मिनट का समय है, तो टोटल टाइम हो गए 10 मिनट। 10 से 12 मिनट का टाइम लीजिए, अच्छे से ट्राई कीजिए, फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाला सवाल आसान था, ये बनना चाहिए था आप लोगों से। देखिए बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, वो देखो कभी सीआईडी वगैरह, तो कोई बुलेट किसी गन का है कि नहीं है, तो जो गन मिलता है विक्टिम के पास से, मतलब जो भी मर्डर होता है उसके पास से, तो उस गन को लाया जाता है और उस गन को फायर किया जाता है, ठीक है, और उसका बुलेट और इसका बुलेट दोनों का केमिकल कंपोजिशन चेक करके पता किया जाता है, उसको बोलते हैं बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन। तो बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन में एक पुलिस ऑफिसर ने एक बुलेट को फायर किया, जिस बुलेट का मास कितना है 50 ग्राम। तो सबसे पहले तो मास को हम लोग एसआई सिस्टम में लिख ले, 50 × 10⁻³ kg, और कितने स्पीड से फायर किया 200 मीटर पर सेकंड से, ये इसका स्पीड है। किससे पास किया, एक सॉफ्ट प्लाईवुड से जिसका थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, मतलब x डिस्टेंस हम लोग मान सकते हैं, s या x जो भी लिखे, 2 × 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² मीटर। The bullet emerges with only 10% of initial kinetic energy। अब यह समझिए, इसका सॉल्यूशन मैं यहां लिख रहा हूं, ये वो प्लाईवुड है, यहां पर इस बुलेट को हम लोग फायर किए, इस बुलेट का मास पता है, वेलोसिटी पता है 200 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं पूछूं कि अभी इस बुलेट का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv², ½ mv²। तो हाफ इंटू मास कितना है बुलेट का 50 × 10⁻³ इंटू v², वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर, तो लिखे 2 × 10 का 4 × 2 का स्क्वायर हो गया 4, 10⁴, इतना जूल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको काटपीट करके सॉल्व कर ले हम लोग, तो देखिए 10⁻³ से 10⁻⁴ कटा तो 10 बचा, और 2 से 4 कट के 2 बार में, तो 50 दूनी 100, तो 1000 जूल, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुआ। क्वेश्चन कह रहा है द बुलेट इमर्जेस आउट, जब ये बाहर निकल रहा है यहां, इमर्जेस आउट विथ ओनली 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसका जो काइनेटिक एनर्जी है फाइनल, वो कितना है 10% ऑफ इनिशियल है। ध्यान दीजिएगा, इस वर्डिंग पे ध्यान देना है। ये क्या कह रहा है कि जब ये निकला तो 10% ऑफ इनिशियल के साथ निकला, मतलब फाइनल दिया हुआ है 10%। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता था कि जब ये निकला तो 10% लॉस कर दिया, 10% लॉस किया, मतलब इसका 10% निकालते, 1000 का 10% होता 100, वो माइनस करते तो बचता 900, वो होता फाइनल। समझ रहे ना, यहां बोल रहे कि नहीं, जो 10% है वही उसका फाइनल है, तो 10% मतलब 10/100 ऑफ इनिशियल कितना है 1000, ये कितना हो जाएगा 100 जूल, यही इसका फाइनल है, इतना लॉस नहीं किया, यही इसका फाइनल है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे ½ × m × फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इसको डेरिवेटिव हो गया 200 बाय मास, और मास कितना है 50 × 10⁻³ तो ऊपर भेज देते हैं 1000 इज इक्वल्स टू v फाइनल का स्क्वायर। अब इसको काट पीट करिए, आंसर आ जाएगा। ये 50 से ये कटा 20 बार में, ये 50 से कितना बार में कट गया 20 बार में, तो v फाइनल हो गया 20 बार में कटेगा ना, तो ये हो गया 4000, v फाइनल हो गया 4000, तो v फाइनल हो जाएगा 400 का रूट होता है 20, 20√10, और √10 होता है पाई के बराबर 3.14, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 62.8 मीटर पर सेकंड, रफली इतने के आसपास आंसर होगा। 62.8 या 63 भी लिख सकते हैं, तो रफली 63 होगा आंसर। जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो है 63.2, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 63। क्या ये बात क्लियर है? ये सवाल तो रिलेटिवली आसान था, इसको लिखिए, फिर हम लोग ये सवाल करेंगे। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल में तो देखो यही, ये जो सवाल है ना, अब ये है एनसीईआरटी में, और
नीट के लेवल से थोड़ा हायर है। ये सवाल अगर नीट में आ गया तो आपसे नहीं बनेगा, इसलिए एक बार पहले से पता रहे तो आसानी होता है। और ऐसे बहुत सारे सवाल है एनसीईआरटी में। मुझे तो ये भी डाउट लग रहा है कि मैं सारे सवाल आज एनसीईआरटी वाले कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एक लेक्चर मुझे और बनाना पड़ सकता है इसके ऊपर। है जितनी भी हो पाए आज कर लेते हैं, फिर आगे भी करेंगे। इसको लिखिए। तो अब हम लोग इस वाले सवाल पे आ जाते हैं। इस सवाल में ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर एक फोर्स जो लग रहा है रेजिस्टिव, ये माइनस साइन हमें यही शो कर रहा है कि फोर्स लग रहा है रेजिस्टिव कितना, -kx, और k का वैल्यू दिया हुआ है 0.5। जब यूज करना होगा तो यूज कर लेंगे। आपसे पूछा बताइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी और स्पीड कितना होगा। पहले तो हम लोग ये निकालते हैं कि इस फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा। अब वर्क के हम लोग के पास चार फॉर्मूले थे। पहला इंटीग्रेशन f डॉट ds, वो तब यूज करते हैं जब फोर्स वेरिएबल हो लेकिन वेक्टर फॉर्म में हो। यहां पर फोर्स वेरिएबल है लेकिन वेक्टर फॉर्म में नहीं है, हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन f dx। और f का वैल्यू क्या लिखेंगे, -k/x इंटू dx। बोलिए, और कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, तो x की वैल्यू दी हुई है हमें, कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, 0.1 से 2.01 तक। तो -k कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन dx बाय x 0.1 से 2.01 तक, और dx बाय x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो ये हो जाएगा -k ln x 0.1 से 2.01 -k ln, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो 2.01 माइनस ln 0.1, ये हो गया -k ln a माइनस b ln a बाय b होता है, ये हो जाएगा 2.01 बाय 0.1। ठीक है, तो इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा -k है 0.5 इंटू ln 20.1 हो जाएगा बेसिकली, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20। और ln 20 का कैसे वैल्यू निकालते हैं ये मैं यहां सिखा रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट लॉग, थोड़ा सीखिए इसको। हालांकि जब भी अब एग्जाम में ये सब आता है तो वैल्यूज दिए रहेंगे, लेकिन अगर खुदा खास्ते नहीं दिया रहा तो कैसे आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोच सकते हैं। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, ln 20 का। तो आप सबसे पहले इसको log बेस 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। ln का मतलब होता है log बेस e, ln 20 का मतलब क्या होता है, log बेस e ऑफ 20, और e क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, यूलर्स नंबर कहते हैं इसको। तो ये लिखने का तरीका है, इसको दूसरे फॉर्म में लिखिए तो लिखते हैं 2.303 log बेस 10 ऑफ 20, log बेस 10 ऑफ 20, इसको लिखेंगे 2.303 log बेस 10, और 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10, बोलो yes. log मल्टीप्लाई को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, इसको लिखेंगे log 2 और log 10, बेस सेम रहेगा 10, 20 होता है 2 इंटू 10, तो एक बार 2 लिख दिए दूसरी बार 10 लिख दिए। अब log की कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी कि log में अगर ये बेस और ये सेम हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, कितना होता है, और log 2 का वैल्यू हम लोग को याद रखना है 0.3 होता है, 0.303 होता है, लेकिन 0.3 रफली याद रखना है। ये हो गया 2.303 इंटू 1.3। अब मल्टीप्लाई कर दिए, 13 × 39 के 9 हाथ में रहा 3, 13 0 3, 13 39 के 9 हाथ में रहा 3, 13 26 3 29, तो 1 और 3 ने 4, 1 2 3 4, तो 2.99, तो रफली इसको 3 लिख लेते हैं हम लोग। 2.99 को क्या लिखेंगे, देखिए रफली वैल्यू निकल गया हम लोग का, तो हो गया -0.5 इंटू 3, तो -1.5 जूल। अगर वर्क पूछता तो हम लोग कहते हैं ये होगा वर्क। ठीक, अब लोग जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे यही वाला फोर्स खाली वर्क करेगा, क्योंकि mg तो नीचे लग रहा होगा वो कोई वर्क नहीं करेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा वो भी कोई वर्क, तो सिर्फ यही फोर्स वर्क कर रहा है, जो कि कितना है वर्क, यही लिख दे तो -1.5। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोग को पता है
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ m जिसका 1 है इनटू v स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यू गेट 2 जूल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 2 जूल। इस -2 को इधर भेज दीजिए तो वो +2 हो जाएगा, 2 - 1.5 0.5 होगा। देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 0.5 जूल। और अगर मेरा गणित सही तो आंसर भी यही दिया हुआ होगा। जी बिल्कुल यही आंसर दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 0.5 जूल, यही हम लोग से पूछा गया था। फिर पूछा गया स्पीड भी, तो स्पीड कर दीजिए हाफ mv स्क्वायर, 0.5 का मतलब हाफ कट गया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय मास, और मास कितना है 1, तो 1 बाय 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो v कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, 1 का रूट भी 1 ही होता है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। अब सोचिए अगर ये सवाल नीट में आ जाए तो क्या आप 1-2 मिनट में कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, लेकिन एनसीईआरटी का है इसलिए इसको ध्यान में रखना। पक्का? सर इसमें इनिशियल काइनेटिक फाइंड करेंगे और रेस्टिव फोर्स के द्वारा ऑर्डर निकालेंगे और माइनस कर देंगे। वही तो किए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाले, रेस्टिव फोर्स के कारण वर्क निकाले, दोनों को माइनस किए। ठीक है, वही किए हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल था। 6.6 के बाद समय है अभी, 6.6 के बाद जो 6.7 नंबर सवाल है वो वर्टिकल सर्कल का है। 6.7 नंबर सवाल वर्टिकल सर्कल का है। ये जो टॉपिक है वर्टिकल सर्कल आपके एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी नालायक है थोड़ा, एक एग्जांपल करके लिख दिया, इसके ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे सर्कुलर मोशन में। तो अभी 6.7 छोड़ देना है, इसको हम लोग किसमें डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कस्ड इन सर्कुलर मोशन, और ये एग्जांपल भी वही डिस्कस होगा। एक्चुअली ये जो एग्जांपल है ना, इसी को वर्टिकल सर्कल टॉपिक बना के हम लोग पढ़ाते हैं, विल बी डिस्कस्ड इन सर्कुलर मोशन, और हम लोग के सारे बुक में भी पढ़ाया जाता है। तो एनसीईआरटी बेसिकली, जैसे आप लोग जानते हैं ना, बाबा लोग होते हैं जो कि गीता कुरान पढ़ते हैं और उसके एक एक लाइन का मीनिंग निकाल करके प्रवचन देते हैं। आप लोग हम लोग को बाबा इमेजिन कीजिए, और एनसीईआरटी क्या है, वही गीता कुरान है जिसका एक लाइन पढ़ करके हम लोग प्रवचन देते हैं, एक चैप्टर बना करके, टॉपिक्स बना करके। तो ये 6.7 हम लोग वहां करेंगे, तो अभी आप इसको छोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं 6.8 और 6.9 जो कि हम लोग अभी करेंगे। फिर हम लोग को मिलेगा 6.10, वो भी हम लोग अभी कोशिश करेंगे करने का। फिर 6.11, और उसके बाद जो दो एग्जांपल है 12-13, वो 6.12 और 6.13 वो कोलिजन के हैं, तो वो हम लोग कोलिजन जब पढ़ेंगे। देखिए एनसीईआरटी में कोलिजन भी इसी में इन कर दिया है, वर्क फॉर एनर्जी में हम लोग कोलिजन को अलग से एक चैप्टर मान के पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में उसी में डाल दिया। ये दोनों चीज में हम लोग जब कोलिजन पढ़ेंगे तो वहां ऑलरेडी डिस्कस हो जाएगा ये, और मेरे ख्याल से आज इतना काफी रहेगा। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। जल्दी से ये लिखिए, फिर ये जो 2-3 सवाल बच गए वो जल्दी से हम लोग कर लें। 6.8, 9 और 10, 6.8, 9 और 10। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं 6.8। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं क्वेश्चन सिर्फ बोल दे रहा हूं, तो जिनके पास बुक ना हो वो कृपया क्वेश्चन नेट से लिख लें या मेरे बोलने से लिख लेंगे। टू सिमुलेट, सिमुलेट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करना। टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स, टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स, सिमुलेट किया जा रहा है किसको, कार एक्सीडेंट्स को। मतलब कार एक्सीडेंट्स कैसा होता है, उसका एक्सपेरिमेंट कैसा होता है, एयरबैग्स खुले कि नहीं। अच्छा ये बात जानना हो तो अभी एक ऐड आता है आमिर खान का, कोई टायर का आता है या क्या चीज का, कि मैं डमी नहीं हूं ये करके, देखा वही चीज के बारे में बात कर रहा हूं। टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन ऑफ अ मूविंग कार विथ माउंटेड स्प्रिंग्स ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसको सिमुलेट करने के लिए क्या करते हैं, एयर बैग सही से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, इस तरह से बॉल होता है और इस पर एक स्प्रिंग माउंटेड होता है, और ये जो कार है जिसका मास m है वो v वेलोसिटी से इधर चलता है और जाके इससे टकराता है। तो ये तो सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया। ये कौन सा सिस्टम हो गया, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। और पहले केस में 6.8 में ये स्मूथ लिया गया है, ये क्या लिया गया है, स्मूथ लिया गया है।
और कहा है कंसिडर अ टिपिकल सिमुलेशन विथ अ कार ऑफ मास 1000 kg। एक कार समझिए इसका मास है 1000 kg, मूविंग विथ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। मूविंग विथ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर मतलब मीटर पर सेकंड में कितना कहेंगे 5 मीटर पर सेकंड। 18 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में कितना कहते हैं 5 मीटर पर सेकंड। ये सारा डेटा मन ही मन याद रखना है। 18 को 5 कहते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर को 10 मीटर पर सेकंड कहते हैं, 54 को 54 को 15 कहते हैं। ये सब मैंने आपको काइनेमेटिक्स में बेसिक्स में कहा था, याद रखिएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीईआरटी अगर आप सही से देखोगे तो उसमें इस लाइन को बोल्ड करके डार्क करके लिखा है। देखिए Here we have converted 18 km per hour to 5 meter per second, ब्रैकेट में लिख दिया है बोल्ड करके। It is useful to remember that 36 km per hour is equals to 10 meter per second। मतलब सिमिलर चीज को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे चीजों को आप जल्दी कर पाएंगे। अब आधा बच्चा उसी में लगा हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर कर रहा है, 5/18 करते थे कि 18/5 करते थे, लगा हुआ है, और दूसरा सामने से आगे निकल जाएगा। कंपटीशन तो यही है ना, है। ये मास और वेलोसिटी में हो गया। ऑन अ स्मूथ रोड, ये स्मूथ रोड है, एंड कोलाइडिंग विद अ हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6.25 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। अब ये बात तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये बहुत आसान सा टॉपिक का क्वेश्चन था, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम का। जैसे समझिए इस क्वेश्चन में कैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, इस बात की चर्चा करें। इसका वेट mg नीचे लग रहा है, इस पर नॉर्मल n ऊपर लग रहा है, तो mg भी वर्क नहीं करेगा, नॉर्मल भी वर्क नहीं करेगा। अगर किसी सिस्टम पे नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन वर्क ना करे, वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन क्या हो, 0 हो, तो इस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। तो यहां टेंशन और फ्रिक्शन तो लग ही नहीं रहा है, और नॉर्मल लग रहा है, ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा, तो इस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। जितना इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होगा उतना ही फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगा। इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने आपको कहा था कि वर्क पावर एनर्जी क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप क्या होता है, आप इनिशियल डायग्राम बनाइए और इस केस का एनर्जी लिखिए। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक के पास कितना है, हाफ mv²। इसी सरफेस को अगर रेफरेंस मान लिया जाए तो इसके पास कोई भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, हाइट नहीं है, और स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ पे है, इसलिए इस सिस्टम के पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0। जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो फाइनल डायग्राम में यहां बना रहा हूं, जैसे जैसे ये स्प्रिंग कंप्रेस होते जाएगा, जैसे जैसे ये स्प्रिंग क्या होते जाएगा, कंप्रेस होते जाएगा, स्प्रिंग फोर्स लाएगा इसके ऊपर, जिसके वजह से इसका वेलोसिटी घटने लगेगा। घटते घटते एक समय होगा जब इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, उस समय इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन x होगा, या उसको x मैक्स कह देते हैं। इस समय के काइनेटिक एनर्जी को फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, जो कि 0 होगा क्योंकि इस ब्लॉक का वेलोसिटी 0 है, और इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखेंगे हाफ k x मैक्स का स्क्वायर। अभी जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो स्प्रिंग में होगा क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ पे होता है तो उसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। जब वो खिंचा हुआ या कंप्रेस्ड रहता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, और ये हमेशा हाफ के एक्स स्क्वायर ही होता है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फाइनल सिचुएशन हो गया। इनिशियल यहां लिखा हुआ है, फाइनल यहां लिखा हुआ है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है इस केस में, हाफ mv²। तो हाफ इनटू मास 1000 इनटू v², 5 का स्क्वायर 25। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ इनटू k का वैल्यू है 6.25 into 10⁻³ मतलब 6250 इनटू x मैक्स का स्क्वायर, जो कि हम लोग को निकालना है। तो अगर काटपीट करें तो ये हाफ से हाफ कट गया, 25 से ये 625, 25 बार में कट जाएगा 0,
और इससे कटेगा 4 बार, तो x मैक्स कितना हो जाएगा 2 मीटर। x मैक्स कितना हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, अब आज टाइम उतना परमिट नहीं कर रहा है, तो 6.9 और 6.10 और 6.11 इसमें बच गए, और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बच गए। इनको मैं एक और लेक्चर बना के कंप्लीट कर दूंगा इन अनदर लेक्चर। तो जब कभी हम लोग एक और लेक्चर करेंगे एनसीईआरटी का, तो उसमें मैं करा दूंगा, और पक्का करा दूंगा, ये एकदम श्योर रखिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और इनका यूजफुलनेस बहुत ज्यादा है। So this will be it for today's lecture. Thank you for being with us. Have a great day.